तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स यूनिट वन यानी डिटर्मिनेंट्स का। ये तीसरा वीडियो है। आज इसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे और देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पिछले वीडियोस में हमने यानी कि जो इस चैप्टर का पहला वीडियो था उसमें हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। ये वाला पार्ट स्किप कर दिया था डिटरमिनेंट का, क्योंकि डिटरमिनेंट समझने से पहले आपको मैट्रिक्स आना बहुत जरूरी होता है। तो पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर के मैट्रिक्स समझा था, यानी उसकी डिफिनेशन देखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझा था एग्जाम्पल के साथ। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन देखे थे, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने दूसरी वीडियो में देखी थी इस चैप्टर के। तो ये तीसरी वीडियो है यूनिट वन की डिटरमिनेंट जोन। तो इसमें हम डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पार्ट स्किप कर दिए थे हमने इसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, यानी डिटरमिनेंट को देखेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे जो जो कंटेंट में है। और आगे की वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं डिटरमिनेंट्स क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। A determinant is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। तो डिटरमिनेंट क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर क्या होता है, यानी कि स्केलर वो वैल्यू होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि एक मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है, सिंपल नंबर, उसे हम स्केलर वैल्यू बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होती है, यानी कि एक नंबर होता है, दैट कैन बी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड यानी कि कैलकुलेट किया जाता है, कैसे, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट की मदद से हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, हमने मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वो सारी चीजें का हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काफी ध्यान देने वाला पॉइंट है, यानी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है, ये एक स्केलर वैल्यू है जो कि स्क्वायर मैट्रिक के एलिमेंट से कैलकुलेट की जाती है। इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं फॉर मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे। दो तरीके हैं, डेट ए लिखेंगे या ऐसे ए लिख के मॉडुलस कर देंगे। ये मॉडुलस नहीं है, आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारी जगह पे किसी नंबर का मॉडुलस होता है तो इसे हम मॉडुलस पढ़ते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में इसे हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, यानी कि जब अंदर ये जो ए है ये कोई नंबर है तो इसे हम मॉडुलस बोलते थे, जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा या कहीं भी देखा होगा, तो इसे मॉडुलस बोलते थे। लेकिन जब ये अंदर ए जो है ये जब मैट्रिक्स होगा तब इसे हम मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए। ये ध्यान देने वाली बात है, जब ये ए जो है वो मैट्रिक्स होगा तो हम इसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये जब ए कोई एक सिंगुलर नंबर है तो हम इसे मॉडुलस ए बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पूरी बात ए पे डिपेंड करती है। यदि ए मैट्रिक्स है तो हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, यदि ए कोई नंबर है तो हम इसे मॉडुलस ए बोलेंगे। तो ये मॉडुलस का साइन नहीं होगा मैट्रिक्स के केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। तो वही बात लिखी हुई है, इट इज डिनोटेड बाय डेट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर अ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट हैव अ की एप्लीकेशंस, यानी कि डिटर्मिनेंट के कुछ यूजेस हैं जो इस प्रकार हैं, कहाँ कहाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में, फाइंडिंग मैट्रिक्स इनवर्सेस में, जो कि हम आगे मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें भी डिटरमिनेंट काफी यूजफुल होते हैं। सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी डिटरमिनेंट को काफी यूज होता है। तो ये तो हो गई डिटरमिनेंट के बाद। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपने यहाँ पे डिफिनेशन में ही देख लिया था कि मैट्रिक्स सिर्फ इस डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, यानी कि
कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है, उसका ऑर्डर जो होगा, नंबर ऑफ रोज यानी कि 2 है, तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होंगे तभी हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम ऑर्डर को 2 क्रॉस 2 ना कह के हम डायरेक्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो हम इसे ऑर्डर, जब ऑर्डर की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो 2 3 ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है तो उसमें क्रॉस बोलने की जरूरत नहीं है। तो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी तो हम ऑर्डर 2 बोलेंगे, यदि 2 क्रॉस 2 है तो डायरेक्ट 2 बोल देंगे या 3 बोल देंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 क्रॉस 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। 2 क्रॉस 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब बात करते हैं हम 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का। तो मान लीजिए एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 क्रॉस 1 यानी कि इसमें सिर्फ एक रो होगी और एक कॉलम होगा। सिर्फ एक रो और एक कॉलम होगा तो उसे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बोलेंगे, और दोनों नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है तो यही एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 क्रॉस 1 हमारे पास आएगा 1, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट ए होगा। तो इसमें इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो एक 1 ऑर्डर यानी कि इसका ऑर्डर 1 है। इस मैट्रिक्स जो हमने ए मैट्रिक्स लिया है 1 क्रॉस 1 का, तो इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि इसमें एलिमेंट सिर्फ 1 है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है ऑर्डर 1 का, यानी कि हम ऑर्डर 1 2 3 इन्हीं सारी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी कि 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। तो सबसे पहले 1 इजी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिया हमने 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, जिसमें एक एलिमेंट ए है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं डी टी ए। तो डी टी ए क्या होगा? इसको कैसे हम लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं। तो ये ए के इक्वल होगा, यानी कि जो एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स के अंदर होगा वही डिटरमिनेंट हो जाएगा, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में रहेगा, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, यानी कि 1 क्रॉस 1 है, तो उसका डिटरमिनेंट वो एलिमेंट खुद हो जाएगा जो एलिमेंट एक उसमें रहेगा। काफी सिंपल हो जाता है। अ, जिसका ऑर्डर एक है जिस मैट्रिक्स का, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है कोई, 5 ले लेते हैं। तो 5 एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे ऑर्डर 1 भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो यदि इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहें तो ऐसे हम लिखेंगे। डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे आपने देखा ही होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5। यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, कितना आया? 5। यानी कि जो एलिमेंट उसके अंदर है वही सेम चीज आ जाएगी डिटरमिनेंट। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी इजी है ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ऑर्डर 2 के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 इसका है, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या सिर्फ 2 भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिनोट देखिए यहाँ पर किया गया है, डिट ए, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं, क्या है? ए है, बी, सी, डी। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा तो उसमें एलिमेंट्स इतने 4 एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी। तो यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? एक
एक ऑर्डर में तो उससे जो एलिमेंट्स होता है वही डिटरमिनेट हो जाता है, लेकिन दो जिसका ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का है, यानी कि ऑर्डर टू जिसका है उसका कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करना काफी सिंपल होता है। ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं डी से और सी को मल्टीप्लाई करते हैं बी से, यानी कि हमारे पास दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस करते हैं सी मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये ऑर्डर टू के लिए है डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इसका। एलिमेंट्स इसमें 4 3 2 1। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे 4 into 1, यहाँ पे देखिए किया हुआ है, माइनस 2 into 3। तो माइनस 3 into 2 या 2 into 3 करेंगे, सेम बात है। तो 4 into 1 हो जाएगा 4 और 3 into 2 हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा -2। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिख के क्या लिखेंगे? -2। तो हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है इस एग्जांपल से। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमने अब तक ऑर्डर वन की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है, टू का भी फाइंड कर लिया है। अब ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है थोड़ा सा। चलिए इसको इजी वे में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। चलिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझने से पहले हम लोग माइनर एन को फैक्टर समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसके बाद समझेंगे। देखते हैं माइनर एन को फैक्टर्स क्या होते हैं। The minor of an element in a matrix is the determinant obtained by removing the row and column containing the elements. तो माइनर क्या होता है? ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स, यानी 3 क्रॉस 3, यहाँ पे एग्जांपल गिवन एक मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो माइनर किसी एक एलिमेंट का फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 का माइनर फाइंड करना है हमें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे डिफिनेशन से ही पता चल जा रहा है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा इन अ मैट्रिक्स, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट। यानी कि जो एलिमेंट 1 है ये किस रो और किस कॉलम में है उसको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि इस रो को रिमूव कर देते हैं और इस कॉलम को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इस कॉलम और रो में ये लाई करता है। और जो बचे एलिमेंट है, जो यानी कि ये सब मैट्रिक्स बनी, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। यानी कि क्या है? डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स की तरह नहीं करते हैं, उसको ऐसे हम करते हैं 5 6 8 और 9। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 5 into 9 करेंगे माइनस 8 into 6। तो 5 into 9 माइनस 8 into 6, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस 48। तो अब हमारे पास आ जाएगा -3। यानी कि ये जो वन एलिमेंट है इसका माइनर हमारे पास आ गया -3। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो ये 1 1, यानी कि माइनर ऑफ 1 1 क्या है? ये 1 1 जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये पूरी रो के एलिमेंट और पूरे कॉलम के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो सब मैट्रिक्स बना है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यानी कि 5 6 यहाँ पे देखिए गिवन है, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 into 9 माइनस 6 into 8 इक्वल टू 45 माइनस 48 इक्वल टू -3। यानी कि -3 हमने माइनर फाइंड कर लिया है किसका? एलिमेंट 1 का। तो चलिए एक और एलिमेंट का माइनर फाइंड करके देखते हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो चलिए एक दूसरे एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं।
इस 1 का फाइंड कर लिया था तो हमने -3 आया था। अब हम इस दूसरे एलिमेंट यानी कि इस 2 का फाइंड करते हैं माइनर। तो इसका माइनर कैसे लिखेंगे हम लोग? माइनर को m से लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो इसका पोजीशन क्या है? रो कौन सी इसकी है? फर्स्ट रो है। और कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम। तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड किया था, तो ऐसे लिखा था। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यानी इसका माइनर फाइंड कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जिस रो में ये अलाई करता है, यानी कि है जिस जिस एलिमेंट का फाइंड करना है, ये जिस रो में है उस पूरी रो को हम लोग रिमूव कर देंगे, यानी काट दे रहे हैं। और जिस कॉलम में, यानी इस सेकंड कॉलम में, इसको पूरा काट दे रहे हैं। अब जो एलिमेंट्स बचे उसको एज इट इज लिख लेंगे, यानी क्या क्या है? 4, यहाँ पे 6, 7 और 9, 7 और 9। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते होंगे, 4 इंटू 9 करेंगे माइनस 7 इंटू 6। तो 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 36 माइनस 7 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। यानी कि हमारे पास, हमने एक और माइनर फाइंड कर लिया है, माइनर 1 2। पोजीशन 1 2 है जिसका वैल्यू आया है -6। यानी कि जो 2 एलिमेंट ये जो है इसका माइनर हमारे पास आ गया है -6। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के हम माइनर्स फाइंड कर सकते हैं बाय रिमूविंग द क्या लिखा है, यहीं पे लिखा हुआ है, बाय ऑब्टेनिंग रिमूविंग द रोज एंड कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट। यानी कि जो एलिमेंट का हम माइनर या कुछ भी फाइंड कर रहे हैं उसके रोज और कॉलम को रिमूव करेंगे, और जो बचे एलिमेंट्स हैं उससे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वही माइनर हो जाएगा उस एलिमेंट का। डेफिनेशन में वही चीज लिखी हुई है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम। यानी कि उसकी पूरी रो और कॉलम को रिमूव करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ही उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। वही चीज लिखी हुई है। हमने दो माइनस फाइंड कर लिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माइनर का। चलिए एक और माइनर फाइंड करते हैं किसी और रैंडम एलिमेंट का, इसी सेम मैट्रिक्स में। चलिए सेंटर वाली जो मैट्रिक्स एलिमेंट है 5, उसका माइनर फाइंड करते हैं। यानी कि ये जो 5 है इसका माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर कैसे लिखेंगे? इसका पोजीशन क्या होगा? रो कौन सी है? फर्स्ट सेकंड, सब सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी कि दूसरे रो में यह 5, और कॉलम कौन सा है? 1 2 और 3, यानी कि दूसरा कॉलम भी है। तो हम ऐसे लिखे हैं M22। और अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमूव करना रहता है रो और कॉलम को। तो दूसरी रो को पूरा रिमूव करेंगे हम, और दूसरे कॉलम को पूरा रिमूव कर देंगे। अब क्या क्या बचा है उसको लिख लेंगे एज इट इज, 1 3 7 और 9। और इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना आप सीख ही चुके हैं। क्या करेंगे? 1 इंटू 9 करेंगे माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कर लेंगे। तो 1 इंटू 9 हो जाएगा 9, माइनस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे इरेज कर लेते हैं, -12 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने एक और माइनर फाइंड कर लिया है, किसका? 5 जो एलिमेंट है उसका, जिसका पोजीशन ये है 2, 2, यानी कि सेकेंड रो या और सेकेंड कॉलम का माइनर फाइंड कर लिया हमने, जो कि -12 आया है। तो उम्मीद है आपको माइनर कैसे फाइंड करते हैं क्लियर हो चुका होगा और सीख गए होंगे। आप किसी भी एलिमेंट का ऐसे ही माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने माइनर फाइंड करना सीख लिया है। अब देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं पूरा। अ कोफैक्टर इज द माइनर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोफैक्टर क्या होता है? माइनर ही होता है ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट का हमने माइनर, यहाँ पे 1 का माइनर फाइंड किया था, कितना आया था? -3। तो कोफैक्टर भी माइनर ही होता है विथ अ साइन, यानी कि उसका साइन कुछ अलग होता है। कैसे डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन बाय द एलिमेंट्स पोजीशन।
यानी एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है उससे डिटरमाइन करते हैं हम कोफैक्टर की वैल्यू। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस फाइंड किया था तो -3 आया था, ठीक है। माइनस कैसे फाइंड करते थे, पूरी रो और कॉलम को हटा देते थे, डिलीट कर देते थे, और जो ये बचते थे एलिमेंट उससे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, और वाई डिटरमिनेंट माइनस हो जाता था उस एलिमेंट का या उस पोजीशन का। और कोफैक्टर क्या होता है, वो एक माइनर ही होता है उस एलिमेंट का, यानी कि 1 का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है इस एलिमेंट का। तो ये यही माइनर जो है वही वैल्यू होगी, लेकिन इसकी साइन कुछ अलग होगी, और वो साइन कैसे डिटरमाइन होगी, उस एलिमेंट की पोजीशन की मदद से उस साइन को हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि हम इसी पोजीशन का हम चलिए को फैक्टर फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इज द माइनर, तो माइनर क्या आया था -3। तो रुकिए इसे इरेज कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम माइनर ही फाइंड करेंगे, तो माइनर क्या आया था, माइनर फाइंड कर चुके हैं इस वाले लाइन पे, तो यानी कि -3 आ जा रहा है। तो -3 अभी एक्चुअल आंसर नहीं है कोफैक्टर के लिए, क्योंकि इसकी साइन अभी डिटरमाइन करनी है, कैसे होगी, एलिमेंट की पोजीशन से। तो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये एलिमेंट की पोजीशन है 1,1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका पोजीशन है। तो उसके साथ कैसे डील करना है, यहाँ पे देखिए, द कोफैक्टर C11, यानी कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1,1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इक्वल टू -1 टू द पावर 1+1, यानी कि -1 की पावर में I plus j, where I and j is the position of that element, यानी कि I और j पोजीशन ऑफ, यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं I और j। तो इस वाले केस में I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे पोजीशन में देख सकते हैं, ये I है और ये j। तो ये जो 3 माइनर आया है इसकी साइन क्या होगी, रुकिए थोड़ा सा और, तो ये जो -3 आया है इसकी साइन अभी डिसाइड करेंगे हम किससे, इस फार्मूले की मदद से। -3 तो है ही, आगे साइन इसकी क्या होगी, -1 टू द पावर I प्लस जे, यानी कि जो पोजीशन यहाँ पे 1,1 है, तो 1+1 कर देंगे, तो 1+1 हो जाएगा 2। तो -1 की पावर 2 कितना आता है हमारे पास, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि इसकी साइन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि माइनर की वैल्यू है, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो एग्जैक्ट -3 फिर से आ जाएगा। तो को फैक्टर भी इसका सेम वही हो जाएगा -3। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 अंदर रहेगा ही रहेगा, इसकी पावर में क्या रहेगा I प्लस जे, यानी कि पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसकी पोजीशन 1,1 है, तो यहाँ पे 1+1 है। यहाँ पे पोजीशन क्या थी 5 की, 2,2, यानी कि 2 थी, तो यहाँ पे 2+2 हो जाएगा। उसके हिसाब से इसकी साइन चेंज हो जाएगी को फैक्टर की। चलिए एक और को फैक्टर फाइंड करके देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, इसे इरेज कर लेते हैं। इसका को फैक्टर फाइंड करें, चलिए चलिए इस 8 का को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो को फैक्टर कैसे लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, को फैक्टर को सी से। और पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, रो कौन सी है, तीसरी रो है, तो सबसे पहले रो लिखते हैं यहाँ पे, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है, तो 2 3, ये पोजीशन है इसकी। और इक्वल टू लिखेंगे, क्या होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर इज द माइनर, तो माइनर लिख लेते हैं, माइनर क्या होगा उस पोजीशन का, माइनर हो जाएगा M32, यानी कि 3 2 है, 3 2 पोजीशन का माइनर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से। साइन कैसे डिटरमाइन होती है, उस पोजीशन एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही साइन डिटरमाइन होती है, जिसको -1 से पावर में हम कर देते हैं, पावर क्या होगी 3+2। 3+2 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसकी पोजीशन ये है 3,2, यानी कि तीसरी रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, तो 3+2 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ऊपर चलिए लिख लेते हैं इसको, तो 3+2 हो जाएगा 5। तो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो -1 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1,
जैसा कि आप जानते होंगे -1 की पावर जब इवन में होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑड में जब होगी तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो -1 की पावर 5 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये फिर से -1 ही हो जाएगा। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है माइनर ऑफ उस पोजीशन के एलिमेंट के माइनर से, यानी कि माइनर फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे? माइनर का सेम फॉर्मूला था, क्या था? पूरी कॉलम और रो को हम डिलीट करते थे, और 1 3 जो एलिमेंट बचे हैं उसे हम एज इट इज लिख लेते थे, 4 और 6। और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, 1 into 6 -4 into 3। 1 into 6 हो जाएगा 6, -4 into 3 हो जाएगा 12। तो हमारे पास आ जाएगा -6 इसको कैलकुलेट करने पे। तो -6 हमारे पास माइनर आ गया, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, जो कि हमारे पास साइन आई थी, यानी कि डिटरमाइंड के थे साइन हम किससे? एलिमेंट की पोजीशन से। यहाँ पे -1 आया था, तो -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनर आया, माइनर कितना आया? -6। तो जब -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो को फैक्टर किसका? 3, 2 का को फैक्टर हमारे पास कितना आएगा? 6। तो ऐसे हम को फैक्टर फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को। तो चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमने माइनर और को फैक्टर फाइंड करना सीख लिया है। माइनर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, और कैसे करते हैं? बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का हमें माइनर को फैक्टर फाइंड करना है, मान लीजिए 1 का फाइंड करना है, तो वो 1 जिस रो में है उस पूरी रो को डिलीट करेंगे और पूरे कॉलम को, और ये जो बचेंगे एलिमेंट इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और वही डिटरमिनेंट माइनर कहलाएगा उस एलिमेंट का। और को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर माइनर ही होता है, और लेकिन उसकी साइन डिटरमाइन होती है एलिमेंट की पोजीशन की मदद से, यानी कि एलिमेंट की पोजीशन इस केस में 1,1 है, तो -1 की पावर 1+1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो माइनर आया था उस पोजीशन वाले एलिमेंट का। तो ऐसे को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमने माइनर और को फैक्टर फाइंड करना सीख लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन्हें याद करना काफी जरूरी होता है। तो चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स की। सम प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इंक्लूड्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम इफ इट इज ट्रांसपोज। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स सेम, यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होगा यदि आप उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। टू 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझना। 3x3 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 2x2 का मैट्रिक्स का यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स ए है, और इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 × 4 करेंगे -3 × 2, तो 4 - 3 × 2, यानी कि 4 - 6 हो जाएगा आपके पास -2। यानी कि इसका डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो -2 आएगा। तो अब क्या बात कही जा रही है?
उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। चलिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी से, और ट्रांसपोज कैसा करते हैं हम लोग, रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो। तो इस रो को हम कॉलम बनाते हैं, तो 1 2 ऐसे, इसको ये रो थी यहाँ पे, इसको कॉलम बना दिया है, और दूसरी रो को भी कॉलम बना देते हैं हम, 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया ए मैट्रिक्स का। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से यहाँ पे 1 into 4 करेंगे और -2 into 3। तो 1 into 4 हो जाएगा 4, -2 into 3 हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 2 आ चुका है, -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी उसका डिटरमिनेंट भी -2 आया है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो हमने कर दिया और फिर से उसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर भी -2 आया है। तो प्रॉपर्टी वही सेम चीज कह रही है, द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम इफ इट इज ट्रांसपोज। यानी कि यदि उस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी करके देख सकते हैं, वही सेम वैल्यू आएगी। दूसरी क्या चीज है, स्वैपिंग टू रोज और कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए इसे समझते हैं क्या करनी चाह रहा है बात। इसे सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे कही जा रही है बात स्वैपिंग टू रोज। स्वैप मतलब इंटरचेंज कर देना। टू रोज या कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ही, ताकि बहुत ही इजीली समझा जा सके। 3 क्रॉस 3 में कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। स्वैपिंग टू रोज या कॉलम्स, तो पहले हम रोज को स्वैप करते हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो स्वैप करने का मतलब क्या हुआ, ये पहली रो को दूसरी रो से स्वैप कर देते हैं, यानी कि पहली रो को दूसरी रो बना देते हैं, दूसरी को पहली। तो ये देखिए हमने स्वैप कर दिया। यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया है 2 रोज को, 2 रोज को हम स्वैप कर दिए, या फिर कॉलम को भी आप करके देख सकते हैं। और अब इसका डिटरमिनेंट हम जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सेम मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था पिछले वाले केस में, जब हम पहली प्रॉपर्टी को समझ रहे थे। तो आपने देखा होगा क्या आया था, -2 आया था ना, इसे आप याद करिए। -2 आया था इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब हमने स्वैप करके इस रोज को अब डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोशिश की है। तो कैसे करेंगे, 3 into 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, -1 into 4 या 4 into 1 जो भी करिए, तो 4। तो अब देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या हुआ, जब हम बिना स्वैप किए, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे, तो -2 आ रहा था। जब किसी 2 रोज को इंटरचेंज या स्वैप कर दिए, तब देखिए वैल्यू तो सेम है, लेकिन उसकी जो साइन है वो चेंज हो चुकी है, यानी माइनस था तो प्लस हो गया, यदि प्लस रहा होता तो माइनस हो गया होता। तो वही यहाँ बात कही जा रही है दूसरी प्रॉपर्टी में, स्वैपिंग टू रोज और कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट की साइन को चेंज कर देता है यदि आप 2 रोज या 2 कॉलम्स को चेंज करते हैं। आप इस कॉलम को भी चेंज करके देख सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगी इसकी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी में क्या था, ट्रांसपोज करने पे भी मैट्रिक्स सेम आता था, और दूसरी प्रॉपर्टी में हम 2 रोज और 2 कॉलम को स्वैप कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से अदल बदल कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू की साइन चेंज होती है, बस वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे -2 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ रो और कॉलम्स ऑफ जीरोस, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है, जो कि आपके काम को काफी इजी बना देती है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या कही जा रही है बात, इफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। यानी एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझना काफी इजी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का फिर से लेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या कही जा रही है बात,
इफ मैट्रिक्स हैज अ रो और कॉलम ऑफ जीरो, यानी किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो चलिए पहले रो में ही जीरो कर लेते हैं। और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यदि इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे आप तो जीरो आएगा। चलिए करके देखते हैं जीरो आ रहा है क्या। तो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और माइनस करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 0 × 5 माइनस 3 × 0, तो हो जाएगा 0 - 0, आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम जीरो होगी तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उसका जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो आ चुका है, देख सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज बची हुई अब तक उसको समझ लेते हैं। वो क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स। अभी तक हमने सिर्फ ऑर्डर वन यानी कि 1 × 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखा है, जो कि कुछ वही सेम एलिमेंट्स जो होता है वही डिटर्मिनेंट हो जाता है। 2 × 2 में हम लोग यानी कि 4 एलिमेंट्स होते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स में, और उसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड करते थे, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक ठो पहले। खाली जगह कहाँ है, खाली जगह हम बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे समझेंगे हम 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स, और इसमें एलिमेंट भर देते हैं। 3 × 3 में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। इसका ऑर्डर 3 भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, 3 × 3 ना बोल के, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम ही होंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो एलिमेंट्स भर देते हैं 1 2 1 3 2 2 1 1 1, इसको 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, एक 3 × 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, और इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 × 2 का हम तो बहुत ही इजीली फाइंड कर देते थे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे इससे, तो हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते थे। अब 3 × 3 में कैसे करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो हम कई तरीके से 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, किसी भी एक रो को फाइंड, किसी भी एक रो को लेके हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी एक कॉलम को। तो टोटल इसमें 3 रो हैं, यानी 3 अलग अलग रो को अलग अलग तरीके से लेके हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 6 तरीके हो जाते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 3 × 3 मैट्रिक्स का। यानी कि किसी एक मैट्रिक्स को ले लिया, या इस मैट्रिक्स को ले लिया, या सिर्फ इस मैट्रिक्स को ले लिया, या फिर इस कॉलम को ले लिया, या इस कॉलम को ले लिया, या फिर इस कॉलम को ले लिया। तो चलिए शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली रो को ही ले लेते हैं। एक रो को हम पकड़ते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आप जानते होंगे। और इसको हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 4 3 2 2 1 1 1, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ना पड़ता है। तो हमने ये पहली रो को पकड़ लिया है, ऐसे पकड़ा है ऐसे। अब पकड़ने के बाद क्या करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है इसे उठाएंगे। पहली रो को हमने पकड़ा है और इसके पहले एलिमेंट को पकड़ के उठा के यहाँ रख दिया है, वहां रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, जैसा कि माइनर कैसे फाइंड करते थे हम लोग किसी एलिमेंट का, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी अपनाएंगे हम, जो माइनर फाइंड करने में करते थे हम।
तो पहली रो हमने पकड़ी है, उसका पहला एलिमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है 1। अब इसका साइन जैसे कोफैक्टर में हम लोग कैसे डिटरमाइन करते थे साइन, इसकी पोजीशन क्या है 1,1 है, तो इसका साइन हम लोग वैसे ही डिटरमाइन करेंगे -1 की पावर 1+1। तो ये हो जाएगा 1+1 हो जाएगा 2, यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि इसकी साइन चेंज नहीं होगी। तो अभी के लिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये 1 यहाँ से हमने उठाया इस पहली रो के पहले एलिमेंट को, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट से, यानी कि इसके माइनर से। तो इसका माइनर क्या होगा आप जानते ही होंगे, पूरी रो को डिलीट करेंगे, पूरे कॉलम को डिलीट करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स बचा है उसको उतार लेंगे 2 2 1 1, और इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 - 2 × 1। तो 2 × 1 - 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 अभी ना लिखते, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे एलिमेंट को उठाते हैं, तो दूसरे एलिमेंट को कैसे उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट क्या है 2। अब इसकी साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन वही जैसे को फैक्टर के लिए डिटरमाइन करते थे साइन, हम वैसे ही करेंगे। तो इसका पोजीशन क्या है 1,2 है, इसका पोजीशन 1,2 है, तो -1 की पावर 1+2 करेंगे तो आ जाएगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही हमारे पास आएगा, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो ऐसे साइन डिटरमाइन करेंगे हम किसी भी एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे -2 आ गया। अब फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, पूरी रो को डिलीट करेंगे जिस रो में एलिमेंट अलाई करता है, और पूरे कॉलम को। अब जो बचा एलिमेंट उसको उतार लेंगे वैसे ही, 3 2 1 1, 3 2 1 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज की हुई है। अब जो पहली रो हमने पकड़ी थी, दो एलिमेंट्स को उठा के यहाँ रख दिया, अब तीसरा एलिमेंट बचा है जो कि है 4। अब 4 को यहाँ पे हम लिखेंगे आगे। अब इसका भी साइन वैसे ही डिटरमाइन करेंगे इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन क्या है 1 3, 1 3 इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे 1+3 करेंगे -1 का, यानी कि -1 की पावर 4 हो जाएगी, और -1 की पावर 4 = 1 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी साइन हो जाएगी पॉजिटिव। और इसके आगे फिर से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ इसका माइनर लिख लेंगे। तो 4 का माइनर क्या होगा, तो पूरी रो को काटेंगे और पूरे कॉलम को, और ये जो एलिमेंट्स बचे हैं उसे हम उतार लेंगे। क्या है 3 2 1 1, तो 3 2 1 1। अब आपने पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब यही यही सिंपल स्टेप्स हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 3×3 का। अब इसे आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 1 - 1 × 2 हो जाएगा, 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, 1 × 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -2, और इसका डिटरमिनेंट क्या है 3, यहाँ ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 3 × 1 - 1 × 2, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा आपके पास 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा कॉपी पे, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए इसी में लिख रहा है इरेज करके। तो इसका आया है 1। वैसे ही अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 3 × 1 - 1 × 2, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा हमारे पास 1 फिर से। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 0 हो जाएगा 0, माइनस 2 × 1 हो जाएगा 2, प्लस 4 × 1 हो जाएगा 4। जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 + 4 हो जाएगा 2, यानी कि जो ये डिटर्मिनेंट हमारा है इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो कि आया है 2। तो ऐसे हम 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये तो हो गया किसी एक रो को पकड़ के। चलिए एक और किसी कॉलम को पकड़ के देखते हैं। आप किसी और, तो जब हमने पहली रो को पकड़ के डिटर्मिनेंट फाइंड किया था इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आया था 2। तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब पहली रो को पकड़ा था, अब दूसरी रो को पकड़ के भी वैसे ही कर सकते हैं। हम कॉलम की मदद से अब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो कॉलम की मदद से कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वही सेम मैट्रिक्स 1 2 4 3
2 2 1 1 1। अब हम इस कॉलम के जरिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस कॉलम को पूरा पकड़ेंगे सबसे पहले, और इस पहले एलिमेंट को उठा के हम लिखेंगे यहाँ पे। रुके, एक क्रॉस लाइन बनाते हैं। तो पहले एलिमेंट को लिखेंगे। क्या पहला एलिमेंट है? 1 है। और इसकी साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसकी पोजीशन से। तो पोजीशन क्या है? 1, 1 है। पोजीशन इसकी 1 1 है ना, जैसा कि आप जानते होंगे। इसकी पोजीशन 1 2 है, इसकी पोजीशन 1 3 है, इसकी पोजीशन क्या है? 3 2 1 है, इसकी पोजीशन 3 1 है। तो पोजीशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं, यानी कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। इसका तीसरी रो और पहला कॉलम है, तो 3 1 पोजीशन इसका हो जाएगा। तो इसका जो 1 एलिमेंट है, इसका साइन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? पोजीशन की मदद से। पोजीशन क्या है? 1 1 है, तो -1 की पावर हम कर देते हैं 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, यानी कि पॉजिटिव साइन होगा इसका। तो पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहला एलिमेंट है तो। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके माइनर से। तो इसका माइनर कैसे फाइंड करते हैं इस एलिमेंट का? इस पूरी रो को हम डिलीट करते हैं, और इसके पूरे कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। 2 2 1 1। अब प्लस नहीं करेंगे, अब दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे। इस पूरे कॉलम को हमने पहले पकड़ा था, तो पहले एलिमेंट जो 1 था इसको उठा के यहाँ रखा था। अब दूसरा एलिमेंट क्या है? 3 है, 3 को उठा के यहाँ पे लिखेंगे। और इसकी साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसकी पोजीशन की मदद से। तो पोजीशन क्या है? 2 1 है, तो 2 1 की पोजीशन को हम लोग डिटरमाइन करेंगे साइन। तो 2 प्लस 1 करेंगे, और -1 की पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। और -1 की पावर 3 जब होगा तो वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि -1 की पावर जब ऑड में होगी तो वैल्यू -1 ही होगी। और तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी साइन हो जाएगी -3। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ इसके माइनर से, यानी कि इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे? इसकी पूरी रो को काटेंगे और इसके पूरे कॉलम को, तो एलिमेंट बचेगा 2 4 1 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 1 1, और यहाँ पे डिटरमिनेंट को क्लोज करने वाली साइन बना देंगे। अब तीसरा एलिमेंट को उठाएंगे जो कि लास्ट एलिमेंट है। 1 1 3 को उठा लिया था हमने, 1 और 3 को, और जो लास्ट एलिमेंट है इस कॉलम का 1 है फिर से। तो इसको भी उठा के यहाँ पे रखेंगे, और इसकी साइन भी वैसे ही डिटरमाइन करेंगे जैसे बाकियों की साइन को डिटरमाइन किया है। तो इसकी साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसकी पोजीशन क्या है? 3 1 है, यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम है। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 करेंगे -1 की पावर को। तो -1 की पावर हो जाएगी 4, यानी कि इवन नंबर। तो -1 की पावर जब 4 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि पॉजिटिव साइन हो जाएगी यहाँ पे, इसकी साइन पॉजिटिव। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके माइनर से, यानी कि इस एलिमेंट के माइनर को कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे रो को काटेंगे और इस पूरे कॉलम को काटेंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा 2 4 2 2। अब इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे हम, जैसा कि इसके बाद तो आप जानते ही होंगे कैसे करते हैं। 2 क्रॉस 1 करेंगे और 1 क्रॉस 2, तो 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 1 2, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। और यहाँ पे माइनस ऐसे लिखेंगे -3 क्रॉस किससे करेंगे? 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और -1 इंटू 4 4, यानी कि 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हम -2 से इससे मल्टीप्लाई करते रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट एलिमेंट प्लस कर देंगे इसके में, और प्लस क्या करेंगे? 1 इंटू ये 1, और इंटू इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 हमारे पास आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करके देखिए, इसे इरेज कर लेते हैं नीचे वाले एरिया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, उसको नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, 0 की वैल्यू क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 3 इंटू -2, यानी कि -3 इंटू -2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आप जानते होंगे माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। अब इसके बाद प्लस में क्या है? प्लस में 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 हो जाएगा आपका -4, तो 6 -4 हो जाएगा आपका 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से डिटर्मिनेंट 2 आ चुका है, यानी कि हमने जब पहली रो को पकड़ के डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तब भी 2 ही आया था, और पहले कॉलम को पकड़ के डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो
फिर भी 2 ही आया, यानी कि डिटरमिनेंट को आप कैसे भी फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू सेम ही रहती है हमेशा। तो अलग अलग तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, यानी कि पहली रो को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए, या दूसरी रो को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए, या तीसरी रो को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए, या फिर पहले कॉलम को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए, दूसरे कॉलम को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए, या फिर तीसरे कॉलम को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करिए। सबकी वैल्यू सेम ही आएगी, जो कि हमारे केस में 2 आ रही है। तो ऐसे 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हम किस रो या किस कॉलम को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स के ऊपर, कि किस एलिमेंट्स में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ताकि आपको इजी हो डिटरमिनेंट को फाइंड करना। तो चलिए इस केस में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। इसमें जो तीसरी रो है इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था, क्या देखा था? प्रॉपर्टी में क्या देखा था? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? इफ अ मैट्रिक्स हैज अ रो और अ कॉलम ऑफ जीरो, इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो लास्ट रो है इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसका डिटरमिनेंट एब्सोल्युटली जीरो ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है। तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि ए मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ऐसे जीरो लिख सकते हैं। आप पूरी रो इसका रीजन दे सकते हैं कि पूरी रो इसकी जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। यदि आप कैलकुलेट भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 8 रहा, तब कोई पूरी रो और कोई पूरी कॉलम जीरो नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होना जरूरी नहीं है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की। तो अब बात आती है कौन सी रो और कौन सा कॉलम पकड़ें ताकि इजीली कैलकुलेट हो सके। तो जिस रो में सबसे अधिक जीरो होंगे उस रो या इस कॉलम को पकड़ेंगे तो डिटरमिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी रो में दो दो जीरो हैं, तो आप तीसरी रो को पकड़ के डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो काफी इजी होगा, क्योंकि पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, और सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करके हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ कैसे करेंगे, ये पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे किसी मैट्रिक्स से, फिर माइनस करते थे इसका पोजीशन की वैल्यू कैसे निकलती थी, इसका साइन। तो पोजीशन क्या है? 3,1 है तो पॉजिटिव होगा, इवन है तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी क्या है? 3,2 है यानी कि 5 है तो निगेटिव 8, और इसका मल्टीप्लीकेशन करते थे, इसको पूरा रो और पूरे कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बचता था कौन कौन सा बचेगा? 1 2 1 8, 1 2 1 8। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है? इसकी पोजीशन 3 3 है, यानी कि फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स वो, यानी कि जिससे जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। कहाँ चला गया? ये भी जिससे मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम इसको कैलकुलेट करके डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 इंटू एट 8, माइनस 2 इंटू वन 2, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो माइनस 8 इंटू 6 करेंगे और कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -48, यानी कि -48 हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि जिसमें सबसे अधिक जीरो होंगे उसे आप पकड़ के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो काफी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये जीरो है तो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी रो या कॉलम या को डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नहीं, जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, यानी कि आज हमने ये पूरा कवर कर लिया है। डिटरमिनेंट क्या होता है उसके एग्जांपल्स देख लिए, माइनर को फैक्टर फाइंड किए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देख लिए हैं। यानी कि अब तक के वीडियोस में हमने इतने सारे कंटेंट को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और क्या होते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ एडवांस मैट्रिक्स टॉपिक्स, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।